नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक होगा आहूत। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी की अध्यक्षता में 28 नवंबर को होगी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक। धामी सरकार ने पद्मश्री प्रसून जोशी को बनाया उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर। उत्तराखंड सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने लिया फैसला। यूपी उत्तराखंड सीमा विवाद में उलझे किसान। उत्तराखंड के किसानों को गन्ने की कटाई से रोका। विधायक से विवाद सुलझाने की लगाई गुहार। मार्च में सुलझ सकता है मामला। काशीपुर पुलिस ने नाबालिग को राजस्थान के अलवर से किया सकुशल बरामद। 3 लाख रुपए में बेचकर दिव्यांग से कराई जा रही थी शादी। 26 अक्टूबर से लापता थी लड़की। हरिद्वार के जाने माने बिल्डर और समाजसेवी यूसी जैन पर शिक्षिका ने लगाया शारीरिक शोषण का आरोप। कहा स्कूल के मैनेजर यूसी जैन और प्रिंसिपल भी संबंध बनाने का डाल रहे थे दबाव। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 28 नवंबर को कार्यमंत्रणा समिति की बैठक होगी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी। इस बैठक में एजेंडा तय किया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार ने शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक आहूत किया है। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 28 नवंबर को कार्यमंत्रणा समिति की बैठक होनी है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी। इस बैठक में एजेंडा तय किया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार ने शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक आहूत किया है। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 28 नवंबर को कार्यमंत्रणा समिति की बैठक होनी है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी। इस बैठक में एजेंडा तय किया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार ने शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक आहूत किया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 28 नवंबर को कार्यमंत्रणा समिति की बैठक की जाएगी। ये बैठक विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण की अध्यक्षता में होगी। वहीं इस बैठक में एजेंडा तय किया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार ने शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक आहूत किया है। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 28 नवंबर को कार्यमंत्रणा समिति की बैठक की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी। वहीं इस बैठक में एजेंडा तय किया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार ने शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक आहूत किया है।
खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता यशराज आनंद। यशराज, उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 29 नवंबर को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक की जाएगी विधानसभा के अध्यक्ष रितु खंडूड़ी की अध्यक्षता में। क्या कुछ अधिक जानकारी है, किस तरह का एजेंडा तय किया जा सकता है इस बैठक में? उत्तराखंड में शीतकालीन सत्र शुरू हो जाएगी। 29 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक 5 दिन की शीतकालीन सत्र चलेगी। वहीं 28 नवंबर को एक कार्य मंत्रणा समिति आहूत की जाएगी। हेलो जी यशराज जी, आपकी कार्य मंत्रणा समिति आहूत की जाएगी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ स्पीकर भी मौजूद रहेंगे और तमाम विषयों को उठाया जाएगा कि किन किन मुद्दों को वहां पर लिया जाएगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अभी विधानसभा में कुल 500 प्रश्न आ चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार 5 दिवसीय जो ये कार्यकाल होगा, रितु खंडूड़ी भूषण ने कहा है कि यदि आवश्यकता पड़ेगी तो इसे और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। सरकार को यदि उसमें काम इसमें और लगेगा और आगे समय देना चाहिए, क्योंकि विपक्ष का ये हमेशा से मांग रहता है कि 5 दिवसीय सत्र चल रहा है, इसमें सत्र को और आगे बढ़ाया जाए। तो देखते हुए, काम को देखते हुए यदि काम ज्यादा आ जाता है विधानसभा में सत्र के दौरान, तो शीतकालीन सत्र को और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि वहीं पर इस बार सबसे बड़ी बात है कि धामी सरकार के अनुपूरक बजट जो विधानसभा शीतकालीन सत्र में लाई जाएगी, यह लगभग 4,867 करोड़ रुपए का हो सकता है, जिससे राज्य के अतिरिक्त 70,000 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भी किया जाएगा। तो इसलिए यह एक बजट के तर्ज पर भी देखा जाए तो इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। भाई, विपक्ष भी लगातार इन मुद्दों को मांग करते जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि सत्र जो ये आहूत की जा रही है, इस सत्र में कई मुद्दों को उठाया जाएगा। उन्हें सरकार से बहुत सारी चीजों के विषय में बातचीत करनी, कई परेशानियों को उजागर करना है, जिसमें अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के करना है। दूसरी सबसे बड़ी विधानसभा बैकडोर एंट्री को, कई भर्ती घोटाले हैं, दरोगा घोटाले, इन सबको लेकर के भी धामी सरकार से बात करनी है। वहीं पर यदि बात की जाए तो उत्तराखंड में प्रदर्शनकारी, राज्य आंदोलनकारी जो हैं, उनके संदर्भ में भी ये नई कानून आ सकती है। साथ ही साथ भूमि कानून को भी लागू किया जा सकता है। तो इस बात या शीतकालीन चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यशराज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। धामी सरकार ने पद्मश्री प्रसून जोशी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। राज्य की संस्कृति को वे प्रोत्साहित कर रही हैं। उत्तराखंड सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है। पद्मश्री प्रसून जोशी लेखक एवं गीतकार हैं। सचिव संस्कृति एवं धर्मस्व हरिचंद्र सेमवाल की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं प्रसून जोशी। आपको बता दें, पद्मश्री प्रसून जोशी लेखक एवं गीतकार हैं। सचिव संस्कृति एवं धर्मस्व हरिचंद्र सेमवाल की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता हिमांशु। उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पद्मश्री प्रसून जोशी को, क्या कुछ कहना है इस पर? जी देखिए, गीतकार हैं प्रसून जोशी, उन्हें उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाने को लेकर प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। इसी प्रस्ताव पर शुक्रवार को सचिव जो सांस्कृतिक हैं हरिचंद्र सेमवाल, उन्होंने भी आदेश जारी कर दिए हैं। सचिव जो सांस्कृतिक हरिचंद्र सेमवाल और महानिदेशक संस्कृति को भेजे पत्र में साफ निर्देश दिए थे कि प्रसून जोशी के साथ जल्द से जल्द समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और इसी के साथ शासन को भी अवगत कराने के लिए कहा गया था। वहीं कुछ दिन पहले की बात करें तो धामी सरकार ने प्रसून जोशी जो है उन्हें उत्तराखंड गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया था। साथ ही साथ राज्य स्थापना दिवस पर उन्हें ये सम्मानित किया गया। और प्रसून जोशी की बात करें तो उनका उत्तराखंड से गहरा नाता रहा है, क्योंकि उनका जन्म उत्तराखंड में हुआ है, अल्मोड़ा के रहने वाले हैं और पढ़ाई लिखाई प्रारंभिक सब उत्तराखंड से भी है।
साथ ही साथ अगर उत्तराखंड को देखी जाए तो उन्होंने जिस तरीके से उत्तराखंड की धरोहर को एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखा है, तो इस वजह से भी उन्हें उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, क्योंकि वो इस वक्त वर्तमान समय में जो सेंसर बोर्ड है उसके भी अध्यक्ष। और बात की जाए तो कहीं ना कहीं इससे बहुत फर्क पड़ने वाला है उत्तराखंड को, क्योंकि वो एक जानी मानी हस्ती है। साथ ही साथ पहले की बात की जाए तो पूर्व जो कप्तान रहे भारतीय टीम के महेंद्र सिंह धोनी, वो भी यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। और अक्षय कुमार, चाहे ऋषभ पंत की बात की जाए या फिर इन सब के बीच हॉकी खिलाड़ी की बात की जाए वंदना कटारिया, तो वो भी यहाँ पर एक ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी है। सुनील जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद हिमांशु। काशीपुर का कुंडा थाना पुलिस ने नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले और शादी के लिए महंगी कीमत पर पैसा कमाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए मामले में गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 महिलाओं समेत कुल 4 अभियुक्त अभी फरार हैं। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए नाबालिग बालिका को राजस्थान के जिला अलवर के ग्राम मेवली थाना कोट कासिम से बरामद करते हुए गिरोह का भंडाफाड़ कर दिया है। राजस्थान के मनोज कुमार को गिरफ्तार किया है। मामले में फरार लोगों की तलाश जारी है। खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता भागीरथ। काशीपुर का कुंडा थाना पुलिस ने नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने वाले और महंगी कीमत पर पैसा कमाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है और नाबालिग को अलवर से बरामद किया है और आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि अभी भी 4 आरोपी फरार चल रहे हैं। क्या कुछ अधिक जानकारी है इसको लेकर? जी सुनिए, मैं आपको बता दूं कि जो है ये पूरा का पूरा जो मामला है कुंडा थाना क्षेत्र का है, जहाँ की एक जो नाबालिग थी रहने वाली थी, उसकी जो माँ थी, क्योंकि उसके जो पिता नहीं थे और माँ थी, माँ को जो है काल में ट्यूमर का हो रखा था, उसके लिए उसके पास अपने इलाज के लिए पैसे तक नहीं थे। तो इसी का जो पड़ोस में रहने वाली जो महिला थी, उसने उनकी इसी मजबूरी का इस तरह से फायदा उठाया, जिसे हम कह सकते हैं कि फायदा उठाया। फायदा उठाने के बाद जो है उसको यहाँ से ले गए और यहाँ से ले जाने के बाद उसने जो क्या किया कि उसको वहां पर ले जाकर जो है जो महंगे दामों में लगभग 3 लाख रुपए, जो कि निकल कर सामने आ रहा है कि इसको जो है 3 लाख रुपए मैं वहां पर बेच दिया। और इसमें जो इनके साथ जो पूरा एक जो गिरोह है, तो जिसे हम गिरोह कह सकते हैं, इसमें जो है पड़ोसी रहना सोनिया कुमारी है और एक राजू पुत्र पूरन है, सुनील देवी का नाम सामने आ रहा है, साथ ही चौथे जो है मोनू पुत्र मनोज। ये 4 लोग अभी भी इतना फरार हैं। ये किसी पूरा एक गैंग की तरह काम करता था। और आपको मैं बता दूं कि इससे पहले भी ITI थाना क्षेत्र से इसी तरह के पूरे गिरोह का पूरा पर्दाफाश हुआ था। तो इस तरह से जो मानव तस्करी को हम कह सकते हैं, क्योंकि मानव तस्करी का ही मामला है और जो क्योंकि महंगे दामों पर इसको ये बेचते थे। तो अभी से जो है 4 जो फरार हैं उन लोगों के लिए पुलिस तलाश के लिए जो है दबिशें लगातार दे रही है और उसके लिए पुलिस टीमों का गठन कर दिया गया है। साथ ही जो है मैं आपको बता दूं कि कुंडा थाना क्षेत्र का मामला है, तो कुंडा थाना क्षेत्र के अलावा भी जो जिले के पुलिस कप्तान हैं, उन्होंने पूरे मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया है, जिसकी वजह से ये जो पूरा मामला बहुत ही मतलब संगीन और गंभीर है, क्योंकि इसलिए पुलिस इसको पूरी तन्मयता के साथ देख रही है। जी सुनिधि। जी चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भागीरथ, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
जब मुखबिर की सूचना पे ये चीज़ वेरीफाई हो गई तो हमने इसको काफ़ी गंभीरता से लिया और अलवर से सकुशल इस लड़की को हमने रेस्क्यू करके बरामद कर लिया है। और जो अभियुक्त थे, जो इस महिला ने इस लड़की को ले जा करके वहाँ बिक्री की है, अभी वो फरार है। और जिस लड़की से शादी हुई थी वो भी फरार है। उसका पिता जो कि स्टाम्प पे जिन शादी कराने में जो अभियुक्त था, उसको हमने अरेस्टिंग करने में सफलता पाई है। इस तरीके से अभी हमने कुल 4 लोगों को, जिसमें एक और वहाँ की महिला विटनेस है और एक और व्यक्ति वहाँ जो लोकल का विटनेस है। कोटद्वार नगर निगम में भाबर क्षेत्र भ्रमण के दौरान उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी आज झंडी चौड़ स्थित राजकीय इंटर कॉलेज पहुंची, जहां उनका कॉलेज प्रशासन और छात्रों द्वारा फूल बरसाकर भव्य स्वागत किया गया। ऋतुभूषण खंडूरी ने बच्चों संग संवाद कर उनको पढ़ाई का महत्व समझाया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई, तो वहीं कॉलेज प्रशासन द्वारा कॉलेज के लिए मांग पत्र भी दिया गया, जिसमें विद्यालय के लिए भवन, शौचालय, पानी की टंकी और कॉलेज को स्मार्ट क्लास की मांग की गई, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने सहज स्वीकार कर लिया और मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही लोगों की मांग के अनुसार केंद्रीय विद्यालय बनाने को लेकर जल्द कार्रवाई करने की बात कही। दोनों विद्यालयों का जो है यहाँ पे परीक्षाओं का केंद्र है और बच्चों को बैठने में जो है बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। अभी हमारे जो है जूनियर वर्ग में जो है लगभग 70-80 बच्चे एक क्लास में हैं और उनके बैठने के लिए व्यवस्था, उनको जो है एक क्लास को 2 शिफ्ट में बिठाना पड़ता है हमें। उसके लिए जो है यहाँ पे भवन नहीं है, कक्षों की जो है उचित व्यवस्था नहीं, छोटे छोटे कक्ष है। हमारा उद्देश्य था कि विधानसभा अध्यक्ष जी आखिर खुद ये समस्याएं देखें ताकि हमारे झंडीचौड़ के विद्यालय को कुछ वो जो है कक्षों की व्यवस्था कर जाए। इसमें कुछ लोग काबिज हैं, उस जमीन पे काबिज हैं, तो वो जो जमीन दी गई थी वो क्लियर नहीं है, इसलिए दोबारा से जमीन खोजी गई है। जमीन 5 एकड़ मिल गई है। अब उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द हम उसे केंद्रीय विद्यालय को हैंड ओवर करें। उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश की सीमा पर खेती कर रहे किसानों के बीच अक्सर सीमा विवाद चलता रहता है। कई बार दोनों प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों के बीच वार्ता भी हो चुकी है, कई बार समझौते भी हुए, लेकिन इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया। इस बार जब उत्तराखंड के किसानों ने अपनी गन्ने की फसल की कटाई शुरू की तो उत्तर प्रदेश के किसानों ने उसे रोक दिया और एक बार फिर सीमा विवाद उलझ गया। खानपुर विधायक के सामने किसानों ने पूरे मामले को रखा। खानपुर विधायक उमेश कुमार ने सीमा विवाद के मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के जिलाधिकारी से मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने बिजनौर के सदर विधायक से भी मुलाकात की और दोनों पक्षों के बीच बैठकर बातचीत हुई और मामले को एक बार फिर नई दिशा दी गई। कानपुर विधायक के प्रयास से जिलाधिकारी बिजनौर ने उत्तराखंड के किसानों को गन्ना काटने की अनुमति प्रदान कर दी है। इसके साथ ही कहा गया है कि मार्च 2023 मामले की पूरी तरह सुलझा दिया जाएगा। दोनों राज्यों की सीमा का विवाद है और 2008 में इसमें लिखित में फैसला हुआ था कि भाई जब इसका डिमार्केशन हो जाएगा तब तक ये लोग आपस में जहाँ जो है वो वहाँ बना रहेगा। लेकिन अभी कल जो है स्थानीय विधायक के हस्तक्षेप के बाद, क्योंकि हस्तक्षेप तो कल हुआ लेकिन ये उससे पहले ही बिजनौर प्रशासन एक कार्रवाई कर चुका था। हमारे क्षेत्र का गन्ना जो है लगभग 19 लाख में ऑक्शन कर चुका था। आज हमारे माननीय विधायक जी और हम सब लोग यहाँ डीएम बिजनौर पहुँचे और बैठ कर के वार्ता हुआ। वार्ता में ये बातें हुई हैं कि मार्च के महीने में दोनों प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी और लोग दोनों सीमांकन तय करेंगे और जिसकी ज़मीन जहाँ होगी वो उसको दी जाएगी, लेकिन जो गन्ना हमारा खड़ा है उधर का वो सब लोग हमारे किसान काटेंगे। माननीय विधायक जी जो हमारे साथ में आए हैं, विधायक जी ने जो समझौता हमारा करा है हमारे बीच में, यहाँ के विधायक जी के सदर के, अब जो मार्च में हमारा समझौता हो जाएगा। दोनों जिलों के बिजनौर और हरिद्वार का भी दोनों स्टेट के प्रशासन लगाया जाएगा। और हम हरिद्वार के जाने माने बिल्डर और समाज सेवी यूसी जैन पर शारीरिक शोषण का आरोप लगा है। यूसी जैन के द विजडम ग्लोबल स्कूल में पढ़ाने वाली एक शिक्षिका ने स्कूल के चेयरमैन यूसी जैन और प्रिंसिपल संजय देवांगन पर शारीरिक शोषण करने और संबंध बनाने का दबाव डालने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। पीड़ित महिला ने शिकायत देते हुए बताया कि वह द विजडम ग्लोबल स्कूल में पढ़ाती हैं। स्कूल के चेयरमैन और प्रिंसिपल लंबे समय से उस पर संबंध बनाने का दबाव डाल रहे थे। इनकार करने पर उसे नौकरी से भी हटा दिया गया। पीड़ित महिला की शिकायत पर ज्वालापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
एक तहरीर आई थी, एक वहाँ के अध्यापिका हैं, उन्होंने कंप्लेन दी थी कि उनके साथ वहाँ पे अभद्र व्यवहार किया जा रहा है और उस एप्लीकेशन पे कार्रवाई करते हुए 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है और एविडेंस भी देने के लिए कहा गया है। एविडेंस के आधार पे जो भी कार्रवाई होगी उसको वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वही छेड़छाड़ का मैटर है इन लोगों का और एक एप्लीकेशन आई थी उसमें मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया तत्काल प्रभाव से और विवेचना के दौरान जो भी एविडेंस होंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। खबर हल्द्वानी से है, जहां सफाई कर्मियों के द्वारा कार्य का बहिष्कार कर दिया गया, तो वहीं दूसरी ओर नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने खुद ही कूड़ा उठाने की कमान संभाली और कूड़ा गाड़ी को खुद ही चलाते हुए दिखे। जब जन टीवी के संवाददाता ने उनसे बात की तो उन्होंने जवाब में कहा कि मैं शहरवासियों को साफ सुथरा शहर देने के लिए प्रतिबद्ध हूं। इसमें कोई भी अड़चन आए तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। सफाई कर्मी अपनी हठधर्मिता के चलते हड़ताल पर हैं। वह हमारी बात नहीं मानते, लिहाजा आज मुझे खुद ही कमान संभालनी पड़ी है। इसके साथ ही 12 दुकानों के चालान भी काटे हैं। और कूड़ा लेके अभी अभियान चल लगभग 20 गाड़ियां के चालकों ने में सहयोग किया है, उन्होंने गाड़ी निकाली है और चूंकि मेरी जिम्मेदारी है शहर का कूड़ा उठाना, मैं हड़ताल के कारण बैठ नहीं सकता हूं, इसलिए एक गाड़ी मैं खुद चला रहा हूं। नगर स्वास्थ्य अधिकारी सब मेरे साथ बैठे हैं, कुछ कर्मचारी मेरा सहयोग कर रहे हैं। मैंने भी कालाडूंगी रोड पे कूड़ा कलेक्ट करने का काम किया है। अभी नैनीताल रोड पे चल रहा हूँ मैं और मेरा प्रयास है कि मैं दिन भर में नैनीताल रोड और कालाडूंगी रोड का पूरा कूड़ा उठवा लूंगा। जसपुर में गन्ना मूल्य को लेकर वर्ष 1980 में किसानों की जंग लड़े किसान नेताओं में हर्ष रूप सिंह व कामरेड करण सिंह की किसान आंदोलन के दौरान धरनास्थल पर ही सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिन्हें हर वर्ष महुआ डाबरा नगर पंचायत बस स्टैंड शहीद समाधि स्थल पर किसानों द्वारा श्रद्धांजलि दी जाती रही है। आज भी उनकी याद में 41वीं बरसी पर किसानों के परिजनों और भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं किसानों के परिजनों ने सरकार से दोनों किसानों को शहीद का दर्जा दिलाने की मांग की। हर साल की तरह हम शहीदी दिवस इनका मना रहे हैं और हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि इन किसानों को शहीदी का दर्जा मिले और इनकी शहीदी हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इनके जो आदर्श हैं उन पर चलने का हम सभी भाइयों से कहते हैं कि इनके आदर्श पर चलें। हमारे जो ये 2 किसान भाई एक गन्ना आंदोलन में उन्होंने जीवन दिया किसानों के हित के लिए, हरसूख सिंह जी और मोहम्मद करण सिंह जी, उनकी याद में हर वर्ष 25 तारीख को ये दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस। और यहाँ पर सब किसान भाई इकट्ठे होते हैं, अपनी बातें रखते हैं, विचार विमर्श होता है, सरकार की नीति वही बात होती है और किसानों में जो समस्याएं हैं वो इस पर रखी जाती है, इस मंच के माध्यम से रखी जाती है। उत्तराखंड से 4 आर्टिस्ट को सम्मानित किया जाएगा। फोक म्यूजिक एंड डांस में भैरव दत्त तिवारी, जगदीश धौंदियाल, जुगल किशोर पत्सिल, नारायण सिंह सम्मानित होंगे। राष्ट्रीय संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड 2019 के लिए उत्तराखंड में रामलाल, फोक म्यूजिक में 2021 के लिए उत्तराखंड से दाताराम पुरोहित, ट्रेडिशनल फोक म्यूजियम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2019 के लिए उत्तराखंड से वीरेंद्र सिंह लोक संगीत के लिए सम्मानित होंगे। 2021 के लिए उत्तराखंड से रेशमा शाह और पूरण सिंह लोक संगीत के लिए सम्मानित होंगे। राज्य के सरोकारों को लेकर पूर्व विधायक लामबंद होने लगे हैं। दलगत और वैचारिक मतभेद छोड़कर पूर्व विधायकों ने उत्तराखंड पूर्व विधायक संगठन का गठन किया है, जिसमें बीजेपी की अंतरिम सरकार में मंत्री रहे लाखीराम जोशी को संगठन की बागडोर सौंपी गई है, जबकि पूर्व विधायक भीमराव आर्य को सचिव बनाया गया है। संगठन बनाने के बाद पूर्व विधायक विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण से उनके यमुना कॉलोनी स्थित सरकारी आवास पर मिले और उनसे संरक्षण मांगा। उन्होंने स्पीकर से विधानसभा की समिति की तरह ही पूर्व विधायकों की भी एक संवैधानिक समिति बनाने का अनुरोध किया। स्पीकर ने उनके सुझाव का स्वागत किया और इस पर विचार करने का भरोसा दिया। पूर्व विधायकों का एक सेमिनार जनवरी माह में देहरादून में आयोजित होगा, जिसमें संगठन का एजेंडा तय होगा। यहीं पूर्व विधायकों का कहना है कि वे एक गैर राजनीतिक संगठन है और राज्य के ज्वलंत मुद्दों को सरकार के समक्ष रखेगा। के लिए
प्रभारी जो पूर्व के विधायक हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं, जनता से जुड़े रहते हैं, जमीनी हकीकतों को जानते हैं, सदन में रह चुके हैं, तो सदन की दिक्कतें, सदन की परेशानियां, सदन को और कैसे सुदृढ़ किया जाए, उसको और कैसे उसकी गरिमा और बढ़ाई जाए, ऐसे बहुत सारे विचार उनके पास होते हैं। तो मैं चाहूंगी कि हम उनके साथ मिलकर कार्य करें। संवर्धनी न्यास की ओर से दून विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया गया, जहां कार्यक्रम में भारतीय महिला की स्थिति और सामाजिक उत्थान पर बल देने की बात कही गई है। इसके साथ ही साथ कार्यक्रम का उद्देश्य आधुनिक भारत में नारीत्व के सही अवधारणा को उजागर करना है। इस सेमिनार में अलग अलग क्षेत्रों से आई विदुषी और ख्याति प्राप्त महिलाओं ने शिरकत किया। आपको बता दें कि सेमिनार का उद्घाटन राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया और समापन सत्र पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। वहीं सम्मेलन में शहरी और ग्रामीण से कई विदुषी महिला, नीति निर्माताओं, नौकरशाहों और उपलब्धि प्राप्त महिलाओं को आमंत्रित किया गया है। इस कार्यक्रम में कई लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी जुड़ेंगे। इन्हीं सब खबरों के साथ फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।